हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं गौरव सर, मैं आपका एकांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको यहाँ इंग्लिश ग्रामर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं का मैं समाधान करूंगा, चाहे वह वनडे एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, टेट हो, सुपर टेट हो, एस टेट हो, या जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में लोग ग्रामर को लेके प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सब समस्याओं का मैं निराकरण करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप सबों की समस्याओं का समाधान किया जाए। तो कुछ जो सिलेबस है आपको मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। आप कोशिश करें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, फिर मैं वन बाय वन करके टॉपिक बाय टॉपिक मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपको मैं समझाने का प्रयत्न करूं। देखते हैं। पहला, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम शब्द भेद भी कहते हैं, जैसा कि आप सभी पहले भी पढ़ चुके सब चीज़ों के विषय में। भेद। इसके बाद आप जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में जान जाएंगे तो आपको जो है टेंस के विषय में हम समझाएंगे। टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, टेंस से जुड़ी क्या क्या समस्याएं आती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो बात होगी आपकी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की होगी। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसके बाद आपको, जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो फोर्थ नंबर पे जो बात आएगी आपको जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के विषय में हम पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको हम ले चलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कैसे सेंटेंस को फॉर्मेट करते हैं एक रूप से दूसरे रूप में, कैसे इसका कन्वर्जन होता है, इसके विषय में आपको बताएंगे। उसके बाद बात आएगी नंबर 6 क्रमांक पे सिंथेसिस की। थेसिस। फिर आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका हो गया, टेंस हो गया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया। अगले नंबर पे जो बात आपकी आएगी सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है। 8वें क्रमांक पे अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं के विषय में आपको बताया जाएगा। और उसके बाद आपको वो कैब से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे। क्या क्या इम्पोर्टेंट वोकैब्स होते हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जो प्रायः आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते रहते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो हार्ड वर्ड्स आते हैं उसका जो है आपको समाधान कराया जाए, सिंप्लीफिकेशन कराया जाए। इसके बाद बात आती है इडियम्स एंड फ्रेजेज की। इडियम्स एंड फ्रेजेस 10वें क्रमांक पे बात आ जाती है इडियम्स एंड फ्रेजेस की। और इसके बाद आपका आता है 11 नंबर पे फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है, इसके विषय में आप पढ़ेंगे जो है। अब पहला टॉपिक हम आपको शुरू करने जा रहे हैं। आप आज सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि
पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, आखिर अंग्रेजी भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच की उपयोगिता क्या है, इसके विषय में हम सभी लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बेहद आवश्यक है। हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कहीं न कहीं सेंटेंस बना दिया जाता है आपके सामने, एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है और उस सेंटेंस में आपसे बार बार पूछा जाता है इस सेंटेंस में कौन सा नाउन है, कहाँ वर्ब का यूज़ हुआ है, कहाँ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, कहाँ प्रीपोजिशन यूज हुआ है। तो इसकी आपको बेहद आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ ले चलेंगे। पहला जो चरण है आपका इस प्लेटफॉर्म पे, वह आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वन बाय वन करके हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे क्लास चलेगी, जो भी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएंगी, जिसका आप लोग हर एग्ज़ाम में कहीं न कहीं चुनौतियाँ आप फेस करते हैं। आपको लगता है कि इंग्लिश ग्रामर बहुत हार्ड है, इसको आप जो है एक चैलेंज के रूप में लेते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें आपका सिंप्लीफिकेशन कर दिया जाएगा। आपको बहुत ही आसान भाषा में चीज़ों को समझने का अवसर मिलेगा। आप इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिए, जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे प्रदान की जाएंगी। मैं गौरव सर अब आपको ले चलूँगा आपके नेक्स्ट स्टेप पर, देखने का प्रयास करें। पहला आपका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें दो चीज़ें हैं। पार्ट्स यानी किसी के भाग के विषय में पूछ रहा है, ऑफ एक वर्ड है और एक वर्ड है स्पीच। ठीक है, किसकी स्पीच, स्पीच का मतलब होता है, आपने प्राय सुना होगा कि स्पीच यानी कि भाषण देना। इसके विषय में आपको समझाया जा रहा है। यहाँ पे किस चीज़ के पार्ट्स के विषय में पूछ रहा है, तो भाग, पार्ट्स का मतलब हो गया भाग, ऑफ का मतलब हो गया का, स्पीच का मतलब हो गया आपको भेद यानी कि भाषा यानी वाक्य। आपको वाक्य बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे हमने एक वाक्य दे दिया कि राम इज ए गुड बॉय। पहला आपका जो है, पहला वर्ड हो गया आपका राम, दूसरा हो गया आपका इज, थर्ड पे हो गया आपका ए, फोर्थ पे आपका हो गया गुड और फाइव पे हो गया आपका बॉय। यहाँ पे पांच चीजें आई हैं। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो कहीं न कहीं हम जो है कई सारे शब्दों को मिला करके एक वाक्य का निर्माण करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हमें यहाँ पे ये देखना है कि इस सेंटेंस में राम क्या है, यहाँ पे इज का क्यों यूज किया गया है, ये किस लिए आया है, गुड की क्या उपयोगिता है और बॉय यहाँ पे क्या काम कर रहा है। तो यही सब सारी चीजें हैं कि एक सेंटेंस के भीतर जो भी चीजें आ रही हैं या सेंटेंस में जिन चीजों का फॉर्मेशन किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, उसकी उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी क्या है, इसी के विषय में हम आज आपको बताएंगे। तो इसके हम पहले आपको काइंड्स के विषय में बताने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से काइंड्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या काइंड्स है, इसके क्या क्या प्रकार हैं, की यूटिलिटी क्या है। देखते हैं कौन कौन से काइंड्स हैं, क्या डिफिनीशन है। जैसा कि हम सभी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 प्रकार का होता है। आज आपकी ब्रीफ क्लास होगी, इसमें सिर्फ आपको मैं इसके काइंड्स के विषय में बताऊंगा, इसकी जो है थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स के विषय में बताऊंगा। बाकी जब मैं आपकी जो है एक डीपली क्लास लूँगा तो उसमें आपको जो है वो विस्तार से चीज़ों को एक्सपेंस रूप में आपको बताने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। प्रयास करें आप लोग समझने का कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो आपका आता है,
पहला जो आपका आता है नाउन। नाउन, जैसा कि नाउन को हम संज्ञा के नाम से जानते, नाउन को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा यानी कि किसी का नाम। इसकी जो डिफिनीशन होगी वह होगी नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, भाव, व्यापार इत्यादि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे जो है किसी का जैसे नाम हो गया राम, श्याम, वाराणसी, ये सब इसके उदाहरण है। यमुना, टेबल, बुक, कोई भी नाम हो गया जो है, या जिन चीज़ों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, या ब्रह्मांड जगत में या पूरे आपके यूनिवर्सल जगत में कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम कोई नाम दे सकते हैं। जैसे हम लिखने का कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे एक हमारे हाथ में पेन है, तो पेन भी आपका एक नाउन है। यहाँ पे ये बोर्ड है, बोर्ड भी आपका एक नाउन है। मैं कपड़ा पहना हूँ, कपड़ा मेरा नाउन है। मेरे बाल क्या हैं? नाउन है। जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, ऐसी भी चीज़ें जो जिन्हें हम फील कर सके, टच कर सके, या जिन्हें हम देख सकें, वो सारी चीज़ें जो है नाउन के रूप में जानी जाती हैं। तो ये तो कुछ एकदम सिंपल आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं जिसको मैंने बताया। किसी भी सेंटेंस में अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो आप ये जानेंगे कि यहाँ पे ये नाउन के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि किसी व्यक्ति का स्थान नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, ये सब सारी चीज़ें जो है संज्ञा कहलाती हैं। दूसरा हम चलेंगे यहाँ पे प्रोनाउन की तरफ कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन के विषय में अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन क्या होता है, इसके विषय में आइए हम सभी अब जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। सर्वनाम यानी जिसको हम कोई दूसरा नाम दे सके, या किसके बदले में प्रयुक्त किया जाएगा? यह जो है नाउन के बदले में हम जिन चीज़ों का प्रयोग कर ले जाएं वह जो है सर्वनाम का रूप ले लेती हैं। क्योंकि मान लीजिए एक सेंटेंस को हम बार बार यूज़ करें, जैसे राम एक नाउन है, हम बार बार कहें कि राम यहाँ पे आता है, राम जाता है, राम खाता है, राम पीता है, इन चीज़ों को हम बार बार अगर दोहरा रहे हैं, बार बार इन सब चीज़ों को हम नाम ले रहे हैं, तो जो है कहने में भी अच्छा नहीं लगता है और सुनने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जो है नाउन के बदले कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं या ऐसी चीज़ों की व्यवस्था की गई है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो नाउन के बदले में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, नाउन के बदले में जिन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, उसे ही हम सर्वनाम के रूप में जानते हैं। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड in the place of a noun. Pronoun is a word which used in the place of a noun. Sorry, pronoun is a word which is used in the place of a noun. जैसे उदाहरण के लिए जो है ही, सी, इट, दे, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे इसको हम सेंटेंस में थोड़ा सा यूज़ करके आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है
यहाँ पे नाउन के बदले हम जो है प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे राम इज रीडिंग द रामायणा। राम इज रीडिंग द रामायणा। राम रामायण को पढ़ रहे हैं। राम इज रीडिंग द रामायण। तो राम के बदले क्या हम ऐसा कोई शब्द लेकर के आए जो हम प्रयोग कर सकते हैं? क्या हम राम के बदले यहाँ पे ही का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ही इज रीडिंग द रामायणा। तो राम के बदले में जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वह जो है सर्वनाम कहलाएगा, क्योंकि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है वही सर्वनाम कहलाता है। अब जैसे सीता इज रीडिंग, नंबर 2, सीता इज रीडिंग अ नॉवेल। सीता जो है एक उपन्यास को पढ़ रही है। तो सीता के बदले में हम कौन से वर्ड को यूज करेंगे जिससे कि हम जो है उस सेंटेंस को बना ले जाए? तो सीता के बदले में हम यहाँ पे, क्योंकि सीता जो है आपका फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है, इसलिए हम सीता के बदले में शी का यूज करेंगे। शी इज रीडिंग अ नॉवेल। वह जो है नॉवेल को पढ़ रही है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो चिल्ड्रेन चूंकि प्लूरल नंबर है, क्या हम चिल्ड्रेन के स्थान पे किसी ऐसे सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं जिससे कि सेंटेंस का जो है फॉर्मेशन हो जाए? तो चिल्ड्रेन के बदले में यदि हम यहाँ पे दे लेकर के आए तो जो है यह एक प्रोनाउन का कार्य करेगा। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। चिल्ड्रेन के बदले में मैं यहाँ पे प्लूरल नंबर दे लेकर के आया। तो ये तो हो गई बात प्रोनाउन की। अब हम आते हैं थर्ड नंबर पे, आपका आ जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसे हम विशेषण भी कहते हैं। विशेषण से यह पता चल रहा है कि यह किसी के विशेषता बतलाने का कार्य करता है। तो विशेषता किसकी बतलाई जाएगी? कोई व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगा, कोई प्लेस होगा, कहीं न कहीं कि कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा, उसकी ही हम विशेषता बतलाने का कार्य करेंगे। तो विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने का कार्य करते हैं। तो विशेषण एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies a noun or a pronoun. Adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun. Adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun. यानी कि विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने का कार्य करता है। या तो विशेषता बतलाएगा संज्ञा की या तो विशेषता बतलाएगा सर्वनाम की। जैसे आइए हम देखते हैं उदाहरण के लिए कि कैसे विशेषता बतलाने का कार्य कर रहा है। यहाँ पे हम कह रहे हैं राम, एक सेंटेंस लेते हैं, राम इज ए गुड बॉय। यहां पे आप देखेंगे सेंटेंस में कि किसकी विशेषता बतलाई जा रही है। विशेषता बतलाई जा रही है राम की। राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। या तो अच्छा होगा या बुरा होगा या सुंदर होगा या कुरूप होगा। अच्छे और बुरे, छोटे या लंबे, ये सब जहां भी वर्ड्स आएंगे, टेल, टॉल, किंग, बैड, फैट, लवली, ब्यूटीफुल, हैंडसम, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एग्जाम्पल्स हैं एडजेक्टिव्स के, जो कहीं न कहीं नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का कार्य करते हैं। जैसे शी सिंग्स,
ब्यूटीफुली, शी सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग, शी सिंग्स ए मेलोडियस सॉन्ग, वह एक मधुर गीत गाती है। तो यहाँ पे सी प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है मेलोडियस। मेलोडियस यहाँ पे क्या है? मेलोडियस आपका यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से इस सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में आपको देख रहे होंगे कि राम की विशेषता गुड बतला रहा है, यानी कि राम यहाँ पे नाउन का कार्य कर रहा है और नाउन की विशेषता बतलाने का कार्य गुड कर रहा है, यहाँ पे गुड एडजेक्टिव है। उसी प्रकार से दूसरे वाले सेंटेंस में आप देखेंगे कि सी जो है आपका फेमिनिन जेंडर है और सी आपका यहाँ पे प्रोनाउन है। प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम यहाँ पे मेलोडियस कर रहा है। कैसा गीत गाती है? सुंदर गीत गाती है, मधुर गीत गाती है। तो यहाँ पे ये आपका जो है एडजेक्टिव हो गया। अब आपका चौथे नंबर पे आता है वर्ब। वर्ब, वर्ब यानी कि इसे हम क्रिया कहते हैं। वर्ब को हम क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है किसी चीज का होना, करना, कोई भी ऐसा कार्य जो कि हो रहा हो। जैसे कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें ना जुड़ा हो, जैसे खेलना, खेलना, कूदना, दौड़ना, आना, जाना। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो ना का सेंस लेकर के आते हैं, तो वो क्रिया जाने के रूप में जाने जाते हैं। जैसे आपका प्ले, जंप, रन, कम, गो, ये सारे वर्ड्स जो है आपके क्या हैं? ये क्रिया हैं। क्योंकि वर्ब की जो डिफिनीशन होती है, वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब इज ए वर्ड विच shows some वर्क। क्रिया ऐसी चीज होती है जो किसी कार्य के होने को प्रकट करती है या कार्य के होने के विषय में बतलाने का कार्य करती है। जैसे वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, यू आर डांसिंग। ओके, वी आर प्लेइंग, यू आर डांसिंग। यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो यहाँ पे जो है सेंटेंस में वर्ब का कार्य कर रहा है, यानी कि काम होने की दशा को दर्शाया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि प्ले, प्ले यहाँ पे जो वर्ड है यह जो है आपका क्रिया को दिखा रहा है, और डांस यहाँ पे जो है ये है वर्ब को शो कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने यह सीखा कि वर्ब क्या होता है। वर्ब जो है किसी कार्य को दिखाने का कार्य करता है। खेलना, कूदना, दौड़ना, चीखना, चिल्लाना, या कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें ना लगा हो, पहनना, उठना, बैठना, सारी चीजें जो है आपके वर्ब के रूप में जानी जाती हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट एडवर्ब के विषय में जानेंगे। पांचवा आपका आता है एडवर्ब। एडवर्ब, इसे हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया की विशेषता बतलाती है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, इसकी जो डिफिनीशन होती है वह होती है एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, अ वर्ब एंड आल्सो अनदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो कि विशेषण की विशेषता बतलाता है, यानी कि एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है, और यह वर्ब की भी विशेषता बतलाता है, और एडवर्ब यह जो है अपने आप को भी मॉडिफाई यानी कि क्वालिफाई करने का कार्य करता है। अब आइए हम सभी देखेंगे कि जो है कैसे यह कार्य करता है, इसके विषय में हम जानेंगे। जैसे शी
इज वेरी ब्यूटीफुल। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। दूसरा सेंटेंस हम यहां पे लेते हैं, दैट हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। दैट हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। तीसरा उदाहरण लेते हैं हम, शी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली। यहाँ पे हमने 3 सेंटेंस लिया है आपके सामने, और आप देखें कि इन तीनों सेंटेंस में एडवर्ब कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे कार्य करने का प्रयास कर रहा है। देखते हैं, आइए चलिए। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे सुंदर होना तो विशेषता तो है ही उसकी, लेकिन कितनी सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे जो वेरी वर्ड आया है, यह ब्यूटीफुल को मॉडिफाई करने का कार्य कर रहा है। और दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, दैट हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ना तो है ही है, दौड़ रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है, वह बहुत तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ रन्स वर्ब को मॉडिफाई करने का कार्य कर रहा है वेरी फास्ट। तीसरा वर्ड आइए हम देखते हैं, तीसरा सेंटेंस, शी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली, वह कैसे गाती है, वह बहुत ही सुंदर तरीके से गाती है। तो सुंदर गाना जो है उसकी एक जो है ब्यूटीफुली जो को मॉडिफाई करने का कार्य कर रहा है। यहाँ पे ब्यूटीफुली आपको एडवर्ब है और जो है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब का जो है जो डिफिनीशन है, या तो वह जो है किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा, या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, या एडवर्ब स्वयं को मॉडिफाई करने का कार्य करता है। अब आइए हम अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका छठा हमारा होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसे हम हिंदी में बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। प्रीपोजिशन यानी कि संबंध, या अपना जो है संबंध एक शब्द से दूसरे शब्द को प्रकट करने का कार्य करता है, यानी कि एक नाउन से दूसरे नाउन को जो है रिलेट करने का कार्य करता है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच गवर्न्स अ नाउन और प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस, या किसी संज्ञा या सर्वनाम किसी एक नाउन से दूसरे नाउन को रिलेट करने का कार्य करता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे प्री प्लस पोजीशन, दो वर्डों से मिलकर के, दो शब्दों से मिलकर के यह बना हुआ है प्री प्लस पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन, प्री मतलब पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। यह जो है पहले जो है किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसके संबंध को रिलेट करता है। जैसे देखिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, द बुक इज ऑन द टेबल। He jumped into the well. At Jaunpur. Okay, there are 3 examples in front of you. Try to understand everybody. यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए गए हैं।
पहला है द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे कौन कौन सा नाउन है सेंटेंस के भीतर? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस क्या है? इस सेंटेंस में एक लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे कोई जो है वर्ब लगा हुआ है, तो लिंकिंग वर्ब लगा हुआ है, तो इसके पहले कोई ना कोई नाउन ही आएगा। तो ये आपका एक नाउन हो गया, द बुक एक नाउन है और टेबल भी आपका यहाँ पर एक नाउन का कार्य कर रहा है। इन दोनों के बीच को रिलेट करने का कार्य कौन सा कर रहा है? ऑन प्रीपोजिशन कर रहा है। तो यहाँ पे ऑन आपका प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। दूसरा वर्ड हम लेते हैं यहाँ पे, ही जम्प्ड इनटू द वेल। वह कहाँ कूदा? वह कुएं में कूदा। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से नाउन है सेंटेंस के अंदर। एक तो आपका यहाँ पे ही हो गया, दूसरा नाउन आपका यहाँ पे द वेल हो गया। कहाँ पे कूदा? जंप आपका वर्ब हो गया, ये आपका वर्ब हो गया जो है, और इनटू प्रीपोजिशन हो गया। इनटू आपका यहाँ इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है, क्योंकि यह जो है ही को जो है वेल से रिलेट करने का कार्य कर रहा है। तो इनटू प्रीपोजिशन का यहाँ पे यूज किया गया है। और आइए हम चलते हैं अब थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं तीसरा हमारा उदाहरण क्या है। तीसरा उदाहरण है हमारा, सी इज एट जौनपुर। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन सा इस सेंटेंस के भीतर हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है शी क्या है? सी आपका सेंटेंस में एक प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है, और जौनपुर आपका यहाँ पे एक प्लेस का नाम है, एक छोटे स्थान का नाम है। इसलिए इसके पहले हम जो है एक प्रीपोजिशन लेकर के आए हैं जो कि एट है। अब हम जब आपकी जो है बड़ी क्लास लेंगे, जब आपको इसको हम डीपली पढ़ाएंगे, तो आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं, इस प्रीपोजिशन का हम यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस के भीतर, क्यों लगाया जाता है, उसके पीछे की क्या लॉजिक होती है, ये सब सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। क्योंकि इस एकांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आपका यह फर्स्ट डे क्लास है, इसमें आपको एक ब्रीफ समरी बताई जा रही है, जिससे कि आप ये समझ सकेंगे कि आगे हमें किस प्रकार से अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है। तो उसी लिहाज से आपको सारी चीज़ें बताई जा रही है, समझने का प्रयत्न करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो आपका सातवां है। आपका नेक्स्ट आपका आ जाता है कंजंक्शन। सातवें नंबर पे आपका आ जाता है कंजंक्शन। जैसा कि इससे पता चलता है, जंक्शन जैसे रेलवे का जंक्शन होता है, जैसे कि रेलवे का जंक्शन होता है, जहां पे जंक्शन वह स्थान होता है जहां पे सारे रेल के डिब्बे आकर के जुड़ने का कार्य करते हैं। तो यह किसको जोड़ेगा? कंजंक्शन। यह जोड़ेगा, कंजंक्शन शब्दों को शब्दों से जोड़ने का कार्य करता है, या फिर वाक्यों को वाक्यों से जोड़ने का कार्य करता है। यही इसका जो है सबसे प्रमुख कार्य होता है कि एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से यह रिलेट करने का कार्य करता है। तो आइए हम सभी देखते हैं कि कैसे जो है यह एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का कार्य करता है। इसी के विषय में हम सभी देखेंगे। कंजंक्शन, तो इसका जो डिफिनीशन होता है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं हम संयोजक अव्यय। संयोजक अव्यय, यह संयोज करता है, यानी कि जोड़ने का कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य जोड़ना ही होता है। तो कैसे होता है, आइए हम देखते हैं। तो इसका जो डिफिनीशन है, उसका जो मूल रूप से, कंजंक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। शब्दों को शब्दों से जोड़ता। कंजंक्शन ऐसा शब्द होता है जो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इसके प्रमुख एग्जाम्पल्स हैं। आइए पहले हम इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं कि कंजंक्शन क्या है। कंजंक्शन, कंजंक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड which joins two words or sentences sentences. Conjunction is a joining word which joins two word or sentences. जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिए
and, but, because, although, though, yet, still, nevertheless, nevertheless। अब जैसे ये जो है ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में कंजंक्शन का काम करते हैं। जैसे राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, यू आर गोइंग बट ही इज नॉट कमिंग। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम शब्दों को शब्दों से जोड़ सकते हैं या वाक्यों से वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो कंजंक्शन का काम बस इतना ही है। हालांकि इसकी जब हम डिटेल्स क्लासेस लेंगे तो आपको बताएंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस के अगर हम डीप में जाएंगे तो कंजंक्शंस हैविंग टू टाइप्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैविंग ऑलरेडी 4 टाइप्स, cumulative conjunction, alternative conjunction, relative conjunction and cumulative conjunction, alternative conjunction, relative conjunction and adversative conjunction। एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का भी ऐसे ही यूज है। जब इसकी डीप क्लासेस लेंगे तो आपको हम आगे इसके विषय में बताएंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। आपका अगला हमारा जो लास्ट आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो आ जाता है आपका जो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन को हम हिंदी में विस्मयादि बोधक अव्यय बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय, विस्मय यानी कि जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, विस्मय यानी कि कोई अचानक सहसा कोई कार्य हो जाए, आश्चर्य की अनुभूति होने जाए। अब बोधक यानी कि किसी चीज के विषय में ज्ञान कराता है। तो यह सहसा किसी भी चीज के हैपन होने के विषय में बताता है। इसकी जो डिफिनीशन है, आइए हम उस पे चलते हैं। सॉरी, इंटरजेक्शन is a word which shows feeling of hurts। Interjection is a word which shows feeling of hurts। यह किसी घृणा के, विस्मय के, हर्ष के, बहादुरी के भाव को प्रकट करता है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ एग्जाम्पल्स है इसके जो है, जैसे हुर्रा, 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 ब्रेवो, ब्रेवो, दास। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। या एक एक्सक्लामेटरी का साइन भी होता है। इसी साइन से हम सेंटेंस में देखते हैं कि यहाँ पे क्या यूज किया गया है। इंटरजेक्शन को पकड़ने का यही एक आसान सा तरीका है। एक खड़ी पाई और नीचे एक बिंदी होती है, ऐसे एक्सक्लामेटरी मार्क्स के नाम से जानते हैं हम। हुर्रा यानी कि कोई अकस्मात कोई खुशी मिल जाए, या कोई बहादुरी का कार्य हो जाए, या कहीं पे दुख का अनुभूति हो जाए, तो यह जो है इंटरजेक्शन होता है। तो आज बस इतना ही आज के लिए। आगे की जो क्लास होगी वह आपको जो है बृहद रूप से या एक्सपेंस रूप से आपको मैं गौरव सर पूरा बताने का प्रयत्न करूंगा। तो आज यह चूंकि फर्स्ट डे की क्लास है, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में एक क्लास का क्या स्टैंडर्ड होगा, कैसे हम क्लास को आगे हम स्मूथली लेकर के चलेंगे, इसी के विषय में बताते हैं। बाकी आज के लिए शेष इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस इवनिंग।